हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम है। एंड टुडे वीकली कलेक्शन ऑफ जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ टुडे, एंड दैट विल गिव यू श्योर सिलेक्शन। इट्स माय प्रॉमिस एंड यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम 7 to 13 October 2024 we are ready to start. First question is which राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेटेड इन 2024? अभी 2024 में कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट किया गया? ए में है फर्स्ट, सेकेंड, बी में थर्ड, सी में, डी में सेवंथ। राइट आंसर इज सेवंथ। तो सेवंथ क्लोजिंग सेरेमनी इसकी कहाँ हुई थी? इन रांची में हुई, और ओपनिंग सेरेमनी इसकी हुई थी, लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 2024 गांधीनगर में। याद रखिएगा, सेवंथ पोषण माह 2024 में 7वां पोषण माह सेलिब्रेट किया गया। क्लोजिंग सेरेमनी रांची में हुई थी और ओपनिंग सेरेमनी ये हुई थी गांधीनगर में। इसको रिमेंबर रखिए, राष्ट्रीय पोषण माह इज हेल्ड एनुअली फ्रॉम 1 to 30 सितंबर 2000 एवरी ईयर। हर साल 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अबाउट पोषण माह जान लीजिए। ये इसकी लॉन्चिंग किया गया था इसको मार्च 2018 में। झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है इन राजस्थान में, बाय पीएम मोदी। पोषण मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो इसमें स्पेशली टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन एंड मदर्स। और इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी मिनिस्ट्री है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पोषण माह। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द एमपीसी ऑफ आरबीआई? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? वो ए में 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 7। राइट आंसर सी 6 होते हैं। तो अभी 3 मेंबर्स इसमें एमपीसी में गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की साइड से और 3 गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। तो जो गवर्नमेंट की साइड से होते हैं उनको अभी 3 नए लोगों को इसमें अपॉइंटमेंट किया गया है। प्रोफेसर राम सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और सौगत भट्टाचार्य एंड डॉक्टर नागेश कुमार। ये 3 लोग अभी अपॉइंटमेंट किए गए हैं। रिमेंबर दिस फैक्ट आल्सो इन योर माइंड। अब इसका क्या होता, फंक्शन क्या है एमपीसी का? तो जान लीजिए, एमपीसी डिटरमाइंस पॉलिसी रेट्स ऑफ आरबीआई टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया जाता है वो एमपीसी उसको अचीव करने की कोशिश करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद आरबीआई सेट्स द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वंस एवरी 5 ईयर्स। 5 साल में ये तय किया जाता है। हाँ, एक पॉइंट इसमें और रिमेंबर रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एमपीसी हैज 6 members दैट इज हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर के द्वारा ये हेड की जाती है। तो दिस फैक्ट इज ऑल्सो ऑलवेज 3 members फ्रॉम आरबीआई साइड और 3 members फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। इसका टर्म क्या होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ एमपीसी? 4 years। रिमेंबर ऑलवेज 4 years। जो मेंबर एक बार अपॉइंटमेंट हो गया उसका नो री अपॉइंटमेंट कभी भी नहीं हो सकता है, और गवर्नमेंट कैन रिमूव ए मेंबर और मेंबर कैन रिजाइन। मेंबर रिजाइन दे सकता है, गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकती है, लेकिन उसका री अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये आप ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट? दीपा कर्माकर, रानी श्यामनन। इसका राइट आंसर है दीपा कर्माकर। दीपा कर्मा निक नेम्ड, इनका निक नेम क्या है भाई? स्मॉल वंडर। स्मॉल वंडर के नाम से मशहूर। भारत फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू एस्टैब्लिश इंडियाज नेम एट द इंटरनेशनल लेवल इन द स्पोर्ट। जिम्नास्ट में अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली भारत को दीपा कर्माकर, जो अगरतला त्रिपुरा से हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि अभी रिटायरमेंट ले लेंगी।
इनके देखिए फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द समर ओलंपिक्स में पहली बार भाग लेने वाली महिला थी इस खेल में। और 2017 में इनको पद्म श्री, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। इनकी बायोग्राफी का नाम है दीपा कर्माकर स्मॉल वंडर। बायोग्राफी जो रिटर्न की गई है बाय विजय सिंह देव, विमल मोहन और हर कोच विशेश्वर नंदी के द्वारा। तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच रेजिंग डे इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड इन 2024। 2024 में अभी अभी कौन सा डे भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो इसमें देखिए 18th, 92nd, 90th और 100th। राइट आंसर इज 92nd यानी 92वां। तो अभी अभी मरीना बीच, चेन्नई के तमिलनाडु में जो मरीना बीच है वहीं पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना 92nd फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया। और इसकी 2024 की जो थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर, सक्षम सशस्त्र आत्मनिर्भर, पोटेंट पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंस। और 2022 में ये चंडीगढ़ एयरबेस में इसने अपना मनाया था फाउंडेशन डे। 2023 में इसने प्रयागराज इलाहाबाद में, जिसका पुराना नाम था, और उत्तर प्रदेश में इसने मनाया था। 2024 में मरीना बीच तमिलनाडु में इसने मनाया। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक इंसिडेंट घट गया, एक्सीडेंट हो गया थोड़ा सा। क्या था वो कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई और जो इसके माने वो निकलने वाला गोइंग गेट था जिससे लोग निकल रहे थे वो बहुत थोड़ा सा नैरो था। तो वहाँ पर एक तरह से स्टैम्पीड हो गई और भगदड़ टाइप का, जिसमें 5 पर्सन्स डाइड, मर गए। तो जानते रहिएगा। तो सब गए थे एयरफोर्स के कारनामों को देखने के लिए, वहाँ पर ये थोड़ी सी घटना घटी है। बट आप याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि मरीना बीच कहाँ है, ये चेन्नई में, तमिलनाडु में, वहाँ पर अभी क्या हुआ था, तो आप इसको रिमेंबर रखिएगा। Who is appointed as the new chairman of Tata Group of Companies? माया टाटा, नोएल टाटा एंड चंद्रशेखर नन। राइट आंसर है नोएल टाटा। आप जानते हैं कि अभी अभी हाल ही में हमारे देश के बहुत मशहूर उद्योगपति और मानवतावादी, बहुत मानव को प्रेम करने वाले रतन टाटा जी, रतन नवल टाटा जी का भी ये एक्सपायर कर गए 9 अक्टूबर 2024 को। और इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में। बॉम्बे में ही ये पारसी समुदाय से थे, रिवाज पारसी, और एज रिलेटेड से माने बीमारियों से इनको रियल जेम ऑफ इंडिया कहा गया है। और ये तो इसके नए टाटा जो चेयरमैन बने हो नोएल टाटा बने हैं, जो इनके सौतेले भाई हैं। और इन्होंने ये ग्रेट बिजनेसमैन थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रू सन ऑफ इंडिया थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मानव प्रेमी बहुत बड़े थे। और उन्होंने टाटा ग्रुप और टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में 1990 से 2012 तक और काम किया चेयरमैन के रूप में। और इस टाटा कंपनी को एक नेशनल से इंटरनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी उन्होंने बना दिया। क्योंकि 1991 में जानते भारत में एलपीजी सुधार आया था, मैंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। इनको तमाम अवार्ड्स मिले थे। 2008 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म भूषण, 2021 में असम वैभव, असम का सर्वोच्च सम्मान, और 2006 में महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र का सम्मान इनको दिया गया। 2014 में ऑनरेरी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स इनको मिले थे। और इनको देखने के, इनके जब एक्सपायर कर गए, ये जब पास अवे हुए, तो इनके मरने के बाद हर भारतीय ने ये नहीं कहा कि एक उद्योगपति मरा है, सब ने कहा एक अच्छा इंसान, एक गुड मैन मर गया है। बताइए, इतनी कम से कम लमसम इन्होंने 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके थी, लेकिन इतने अच्छे इंसान। और टाटा के तो आप जानते हैं, टाटा टी से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, और टाटा के कितने सारे सामान हैं और हम लोग यूज़ करते रहते हैं। टाटा ने बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल बनवाए हैं और बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं
क्योंकि इनके बताते हैं कि इनके यहाँ के जो 70% होता है वो टाटा कंपनी के कर्मचारियों और लोगों के भलाई के लिए यूज़ किया जाता है। उसके कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जो उसका शेयर है, बहुत अच्छी बात है भाई। टाटा जैसी कंपनियां हों तभी ये देश को आगे ले जाते हैं। इन्होंने एयर इंडिया, जब मुसीबत में थी, इन्होंने एयर इंडिया की स्थापना भी इनके परिवार ने किया था और बाद में आज एयर इंडिया को इन्होंने खरीद लिया। माने हर संकट की घड़ी में सबसे ज़्यादा दान इन्होंने कोरोना के काल में दिया था टाटा जी ने देश को, बताइए। तो बहुत सारे इन्होंने नेक कार्य किए। सबसे बड़ा देश का हॉस्पिटल टाटा हॉस्पिटल जो मुंबई में है कैंसर का, बहुत सारे काम इन्होंने किया है। हर ट्रक हो, बस हो, सबका इंजन, गाड़ी, सब कितनी सारी चीज़ें टाटा बना रहा है, यू कांट इमेजिन। ठीक है, तो इसको भी इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। इन्होंने एक बार कहा था जब 2008 में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई में अटैक कर दिया था, तो इन्होंने इनके सबसे मशहूर होटल ताज होटल पे जब अटैक हुआ था तो इन्होंने कहा था कि पूरा ताज उड़ा दो लेकिन एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। ऐसा मैंने पढ़ा है न्यूज़ सोर्सेज से कि इन्होंने कहा था कि एक भी आतंकवादी बच के नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे थे, हमको सैल्यूट करते हैं ऐसे महान व्यक्ति को जो हमें छोड़ करके चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एमंग रिसेंटली डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट। अभी इसमें से कौन है जिसने अपना, इसमें राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, नन। इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल बहुत बड़े टेनिस स्टार हैं और ये फेमस टेनिस स्टार फ्रॉम स्पेन के हैं। ये इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और he has won 92 ATP singles titles in his career including 1 Olympic gold medal। इसको रिमेंबर रखिएगा। और इसके दूसरा नाम नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया देश के हैं और इन्होंने कुल 24 ग्रैंड स्लैम विनर जीते हैं, सबसे ज़्यादा यही जीते हैं नोवाक जोकोविच। और रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं और इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ही इज़ आल्सो द ओनली प्लेयर टू अचीव द गोल्डन स्लैम इन हिज कैरियर। कौन, तो याद रखिएगा ये जो हैं राफेल नडाल, ओनली प्लेयर टू अचीव गोल्डन स्लैम इन हिज कैरियर, रिमेंबर इट ऑलवेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर 38th नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड। कहाँ होंगे? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट आंसर है इसका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन किए जाएंगे। और अभी अभी जो हमारे यहाँ की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा, उन्होंने वहाँ के प्रधान माने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की इसके सिलसिले को लेकर के। बिहार में एक नियम आया था, बिहार में जानते रहे, बिहार के कैमूर जिले में वहाँ उस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व खोला जाएगा। और एक है गुजरात, यहाँ गुजरात को भी याद कर लीजिए। गुजरात के लोथल में भारत का बताते सबसे पहला बंदरगाह, इसका वर्णन हमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। लोथल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड टू डेवलप नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा गुजरात के लोथल में। क्या शो करेगा? टू प्रिजर्व इंडियाज रिच मैरीटाइम हेरिटेज। भारत की जो मैरीटाइम हमारी हेरिटेज विरासत रही उसको दिखाने, उसको संरक्षित करने के लिए। कहां पर बनेगा ये? लोथल, गुजरात में। और एक है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जान लीजिए वेरियस प्रोजेक्ट्स अभी मोदी जी ने वहां पर किए हैं। एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा है, तो वहां पर अभी मोदी जी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS का इनॉग्रेट किया है मुंबई में, जहां पर हमारे स्किल्स डेवलपमेंट किए जाएंगे। और मोदी जी ने ही बंजारा विरासत म्यूजियम को अभी अभी उन्होंने वहीं पर इनॉग्रेट किया है। कहां पर? पोहार देवी वासिम, महाराष्ट्र में। ये 4 मंजिला और 13 गैलरीज वाला एक विशाल बंजारा विरासत म्यूजियम बना हुआ है। और इसमें उन्होंने कोशिश किया है सेलिब्रेटिंग बंजारा कम्युनिटीज कल्चरल हेरिटेज, यानी बंजारा लोग जो घूमते घूमते रहते थे, आप देखे होंगे तमाम मूवी में, उन्होंने भारत के योगदान में, भारत के विकास
और ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या उन्होंने माने कार्य किया है, उनकी अपनी क्या हेरिटेज है, ये शो किया जाएगा वहां पर। और वहीं पर मुंबई में ही उन्होंने संत सेवालाल महाराज और संत रामलाल महाराज की वहाँ पर अभी इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था। ये आप रिमेंबर रखिएगा, मोदी जी ने ये काम अभी मुंबई में किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है बंजारा विरासत म्यूजियम, कहाँ बना है तो पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कहाँ, वो मुंबई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस। फ्रांस में अभी भारत के कौन से न्यू एम्बेसडर अभी अपॉइंटमेंट किए गए हैं। हमारे यहाँ के जो विदेश विभाग होता है या विदेश मंत्रालय होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री, वो हर देश में करीब करीब अपने यहाँ के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर की नियुक्ति करता है। तो इसमें ए में है संजीव कुमार सिंगला, बी में है सनत जयसूर्य, सी में है मनीष तिवारी और डी में है नन। राइट आंसर संजीव कुमार सिंगला हैं, जो फ्रांस में अभी फ्रांस में ओलंपिक हुए हैं 2024 के, जिसमें पैरालंपिक भी हुए हैं और समर ओलंपिक भी हुए हैं। इसको रिमेंबर रखिएगा। सनत जयसूर्य जो हेड कोच बनाएंगे श्रीलंका क्रिकेट टीम के, इनको मनीष तिवारी एक नाम है, तो ये बनाया गया अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के न्यू एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। और फ्रांस की राजधानी पेरिस से जानते हैं, सीन नदी के किनारे है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल 21st आसियान इंडिया समिट हेल्ड। अभी अभी आसियान इंडिया समिट कहाँ हेल्ड की गई है, लाओस, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो राइट आंसर है लाओस। लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है, ए लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, ए लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स का देश इसको कहते हैं लाओस। एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी है वियंतियन है। और अभी अभी यहीं पर मोदी जी ने 10th आसियान इंडिया समिट में भाग लिए 10वीं बार, और इनको पहली बार बोलने का चांस इसमें दिया गया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसको एड्रेस किए थे। इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले, सबसे सीनियर भी थे, इस तरह से इनको पहले उसको एड्रेस करने के लिए दिया गया। तो आसियान के बारे में जान लीजिए। आसियान जो है 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा हुई थी। और उन्होंने यहीं पर ESA 19th ESA माने ईस्ट एशिया समिट में भी भाग लिया। और यहां पर उन्होंने, तो आप जानते रहिए कि लाओस ही इस समय आसियान इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट को होस्ट कर रहा था। तो अभी आप इसके अब आपको यहां पर बता दें थोड़ा सा अबाउट ESA, ईस्ट एशिया एसोसिएशन जो है, इसको याद रहे, हिंद प्रसाद का एकमात्र नेतृत्व करने वाला मंच है ESA। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पीएम विजिट, मोदी जी ने विजिट किया लाओस को टू अटेंड 21st आसियान इंडिया समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट EAS। EAS के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसकी पहली जो सम्मेलन, शिखर सम्मेलन माने समिट हुआ था, वो 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। इसके कुल सदस्य 18 है, आसियान में 10 सदस्य हैं। तो आसियान के 10 और 8 देश और हैं, कुल मिला के 18 देश EAS में है, माने ईस्ट एशिया समिट। और ये क्या है, हिंद प्रशांत का एकमात्र नेतृत्व करने वाला ये मंच है। अब यहीं पर थोड़ा सा आप जानते रहिए, भारत ने 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू किया था। लुक ईस्ट पॉलिसी, जब उस समय नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, लेकिन 2014 में मोदी जी ने इसको रीनेम कर दिया लुक ईस्ट पॉलिसी, और लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब मोदी जी का कहना है, हमारे देश का मानना है कि भारत को इन 10 जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं इनके साथ बहुत मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए। ये भारत के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर महाकुंभ 2025 विल बी हेल्ड। 2025 का महाकुंभ कहाँ होगा? प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। आप जानते हैं कि भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है।
प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन सब जगह लगता है। तो महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में होगा। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी यूपी के सीएम योगी जी ने महाकुंभ मेले का लोगो, वेबसाइट और ऐप को जारी किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सके और इस माने एक फेमस महाकुंभ बन सके। आप जानते हो यूँ तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यूनेस्को ने इसको अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया हुआ है। और कुंभ आप जानते हैं, कुंभ जो होता है 3 साल बाद, अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 साल बाद, और महाकुंभ जो होता है वो 12 साल बाद लगता है। तो 12 साल के बाद ये लग रहा है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती नदी किनारे है, नासिक जो गोदावरी नदी किनारे, हरिद्वार गंगा नदी किनारे, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी किनारे। यही 4 जगह पर ये लगता है। ऐसा बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला तो उसकी 4 बूंदें जो हैं इस धरती पर गिर गई, और ये 4 जगह यही थे। और इसीलिए आज भी वो मेले माने यहाँ पर कुंभ लगता है। और 8 जगह जो गिरी थी वो देवलोक में गिरी थी। अब इस लोगों में धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दिखाया गया है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, और त्रिवेणी संगम को दिखाया गया है। तो आप इसको अच्छे से जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, माघ के महीने में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जानते रहिएगा। इसका लोगो और वेबसाइट और ऐप अभी सीएम के द्वारा जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हॉस्टेड मालाबार एक्सरसाइज 2024? 2024 का मालाबार एक्सरसाइज अभी किसने होस्ट किया? इसमें है रसिया, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। राइट आंसर है इंडिया। इंडिया इसको किया है। तो इसको याद रखिएगा कि अभी इसका वेन्यू कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, जिसमें क्वाड के जो 4 कंट्री हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इन सब ने भाग लिया। और 1992 में ये एक्सरसाइज एक 2 देशों के बीच माने भारत और अमेरिका के बीच से शुरू हुई थी। 2015 में जापान ने इसको ज्वाइन किया, 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया। अब ये क्वाड नेवल एक्सरसाइज हो गई है। एक समुद्री अभ्यास है, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है भारत का, और हमेशा ये इंडियन ओशन में ही होता है। पहला हुआ था 2007 में बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन जीएच? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 105, 106 और 109, 110। तो इसका राइट आंसर है 105। आप जानते रहिए कि 105 जो है भारत को भी ग्लोबल हंगर मतलब ये दिखाया जाता है किसी देश में कितने लोग भूख से पीड़ित हैं। इसमें भारत को 105वां रैंक दिया गया है, नेपाल को 68 दिया गया है, श्रीलंका 56 दिया गया है, और बांग्लादेश को 84, पाक को 109। मतलब कहने का मतलब भारत बहुत ही उसमें कंडीशन में है, और 105वीं रैंक भारत को दी गई है। जिसको जितनी कम रैंक दी जाती है वो इतना अच्छा देश माना जाता है, उतना अच्छी रैंक। जैसे किसी की अगर 100 मैंने अभी जो किया गया था, ये रैंकिंग की गई थी, तो इसमें 127 देशों की रैंकिंग की गई थी। जो 127 पर होगा वो सबसे नीचे होगा। इसके ऊपर वाले जो होंगे वो सब धीरे धीरे स्थिति में सुधरते जाते हैं। 2023 में 125 देशों में 111वें रैंक पर भारत था। 2022 में 121 देशों के रैंक में 107वें रैंक पर था। ये GHI जो होता है भूखमरी की स्थिति को दिखाता है। ऑलवेज रिमेंबर इट। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज MQ-9B जो अभी न्यूज में रहा है? ये राइफल, मिसाइल, ड्रोन या सैटेलाइट? राइट आंसर है ड्रोन। भारत अमेरिका से इस ड्रोन को ले रहा है, और इसमें से भारत अमेरिका से 15 सी गार्जियन MQ-9B ड्रोन और 16 स्काई गार्जियन ड्रोन ले रहा है, जिसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए है। ये जो सी गार्जियन MQ-9B ड्रोन होंगे ये पूरा 15 के 15 नेवी को दिए जाएंगे, और जो स्काई गार्जियन ड्रोन मिल रहे हैं वो 8 एयरफोर्स को दिए जाएंगे, 8 आर्मी को दिया जाएगा। और भारत सरकार ने अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की भी मंजूरी दी है। इन ड्रोन को अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स कंपनी बनाएगी, और वह भारत में MRO माने मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी भी बनाएगी,
और ये सब के सब सारे ड्रोन भारत में ही असेंबल किए जाएंगे, रिमेंबर इट। वन लाइनर देख लीजिए, अभी भारत ने हाल ही में ट्रैकोमा डिजीज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। WHO ने डिक्लेयर किया कि भारत ने ट्रैकोमा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार ने ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में शुरू किया गया था। और ट्रैकोमा जो होता है बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसकी वजह से अंधेपन का मूल कारण यही बनता है। गरीब बस्ती, गरीब ग्रामीण या गंदी उंदी बस्तियों में ज़्यादा होता है। तो ट्रैकोमा डिजीज़ को याद रखिए, जिससे भारत अभी उभर गया है, इस बीमारी को उसने समाप्त कर दिया गया है। और उसके बाद है इंडियंस वीमेंस टीम वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 टाइटल डिफीटिंग साउथ कोरिया को हरा के जीता है। और टाइटल ये 1972 से हो रही। दिस इज द कंट्रीज फर्स्ट मेडल इन द वीमेंस टीम कैटेगरी में पहली बार जीता है। मशहूर क्रिकेटर जडेजा जामनगर के मशहूर रियासत नवानगर के उत्तराधिकारी घोषित किए गए, जो बहुत बड़े क्रिकेटर थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1963 के तहत हिज़्ब उत तहरीर को जो एक प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। इसी कानून के तहत भारत सरकार किसी व्यक्ति को आतंकवादी, किसी संगठन को आतंकवादी संगठन या प्रतिबंधित संगठन घोषित कर सकती है। भारत सरकार ने बताया कि इनका लक्ष्य जिहाद व आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से इस्लामिक देश व खिलाफत स्थापित करना था, इसलिए हम इसको बैन करते हैं। ठीक है। अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन। याद रखिएगा, यूएस के फ्लोरिडा राज्य में आया था, जहां 3 घंटे में 3 महीने की बरसात हुई। 3 घंटे में 3 महीने की बरसात यानी 16 इंच बरसात हुई थी। एक है 10 अक्टूबर को, डेज देख लिए, 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है। भारत में लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था 1 अक्टूबर 1854 को पोस्टल सर्विसेज। और भारत में आप जानते हैं पिन कोड जो 6 नंबरों का होता है, उसी के जरिए सारे हमारे पोस्टल सर्विसेज की जाती हैं। UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसकी इस साल अपना 125वां एनिवर्सरी मना रहा है, वर्षगांठ मना रहा है, जिसकी स्थापना 1874 स्विट्जरलैंड के बर्न में की गई थी। ठीक है। और 1 जुलाई 1876 को भारत इसका सदस्य बना था, UPU का, और एशिया का पहला देश था जो इसका सदस्य भी बना था। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। और वर्ल्ड पोस्टल डे की 2024 की थीम है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशंस। 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशंस। तो यही था आज का करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताया, जीके जीएस और सबका एक सुपर कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन। तो अगर आपको ये पसंद आए तो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आरके सिंपल क्लासेस। ओके, थैंक यू। यस माय डियर, अभी मैंने बताया था कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1963 निकल गया था, दैट इज 1967 यानी UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत भारत सरकार किसी को भी आतंकवादी या प्रतिबंधित संगठन घोषित करती। यही था आज का चैनल, आज इसको एंजॉय करिए। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आरके सिंपल क्लासेस। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक पर। टिल देन बी हैप्पी and keep reading. Thank you very much.